तो इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कमजोर की कूटनीति को ताकतवर हमेशा अपने जूतों तले रौंद देता है। ईरान के मोर्चे की बात करते हैं। ईरान इस हकीकत को भांप चुका है कि अमेरिका भले ही शांति वार्ता कर रहा है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा है। ईरान को समझ आ गया है कि कागजी MOU से पेंटागन की नीयत नहीं बदली जा सकती, इसीलिए खाड़ी के मुहाने पर अब शांति का नाटक खत्म हो सकता है। एक तरफ अरब सागर में अमेरिकी फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट है, तो दूसरी तरफ ईरान के सीक्रेट बंकरों में एटमी हथियार बनाने का खेल शुरू हो सकता है। यानी यह सिर्फ एक युद्ध विराम नहीं है, यह अगले महायुद्ध की तैयारी का सीक्रेट प्लान है जो दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। पहली वजह है ईरान को हॉर्मुज की तरफ बढ़ते जहाजों पर हमला। दूसरी वजह है अमेरिका का ईरान के द्वीपों पर काउंटर अटैक। तीसरी वजह है ईरान का अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला। चौथी वजह है अरब सागर में अमेरिका का सैन्य तैनाती बढ़ाना। IRGC ने ऐलान कर दिया है, अगर हॉर्मुज पर अमेरिका ने नजर उठाई तो ईरान शांत नहीं रहेगा। हमारी तैयारी है कि हम हॉर्मुज का नियंत्रण नहीं देंगे। नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना हमारी प्राथमिकता है। अमेरिका के मंसूबे को रोकने के लिए ईरान सीक्रेटली परमाणु हथियार बना सकता है। इसके लिए प्लान बना लिया है। हम आपको ईरान की न्यूक्लियर क्लॉक दिखा रहे हैं, जिससे समझिए ईरान कितने वक्त में परमाणु हथियार बना सकता है, जिसके लिए ईरान को यूरेनियम 90% तक संवर्धित करना होगा। इसके लिए 11 दिन 4 घंटे 17 मिनट का वक्त लग सकता है। अभी ईरान के पास करीब 450 किलो HEU यूरेनियम है, जो 60% तक संवर्धित है, जिसे 90% संवर्धित करने के बाद 14 वॉरहेड बनाए जा सकते हैं, जिनकी वॉरहेड यील्ड 18 से 21 किलो टन हो सकती है, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम जितनी। इन सभी वॉरहेड का असेंबली टाइम 7 महीने हो सकता है, यानी 7 महीने में यह हमले के लिए तैयार किए जा सकते हैं। कुवैत में पहला हमला अल सलेम एयरबेस पर हुआ। उसके बाद दूसरा टारगेट कैंप आरिफ जान को किया। फिर कुवैत सिटी के दक्षिण में मौजूद कैंप ब्यूरिंग पर अटैक हुआ और फिर अमेरिका का ट्रेनिंग और ऑपरेशनल सेंटर अहमद अल जाबेर एयरबेस पर ड्रोन गिरे। इसी तरह बहरीन में सेंट्रल कमांड की 5th फ्लीट मुख्यालय पर हमला हुआ। फिर मनामा के पास शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए, जबकि इससे आगे नौसैनिक सहायता गतिविधि केंद्र NSA पर हमला हुआ। इससे आगे जुफैर मुहर्रक एयरफील्ड को भी हमले से नुकसान हुआ। अमेरिका के टारगेट पर ईरान के तटीय इलाके हैं, जिसमें पहला टारगेट खर्ग आइलैंड है, जिसे ईरान की आर्थिक जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर है। यहाँ 90% तेल स्टोरेज यूनिट है। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं। साथ ही IRGC नेवल बंकर बनाए गए। दूसरे टारगेट पर बुशहर सिटी है, जहां न्यूक्लियर प्लांट है। इसके एयरबेस से निगरानी की जाती है। सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। तीसरे टारगेट पर बंदर अब्बास पोर्ट है, जिसे ईरान का गेटवे कहा जाता है। यहां नेवल हेडक्वार्टर, हॉर्मुज कमांड सेंटर, मिसाइल डिपो और ड्रोन लॉन्च पैड मौजूद है। इससे आगे जास्क पर मिसाइल ड्रोन बेस है, जहां ईरान का अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और नया खुफिया सैन्य बेस भी है। जबकि 5वां टारगेट कोनार्क बेस है, जहां नेवल कमांड सेंटर है। सबमरीन फ्लीट बेस है, जिससे हिंद महासागर तक निगरानी रखी जाती है। जबकि सबसे बड़ा रडार सेंटर भी यहीं पर है। लेबनान में जंग रुकवाने की हर कोशिश बेकार हो रही है। हिजबुल्ला और इजराइल दोनों की तरफ से शांति की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इजराइल ने अब लेबनान के गांवों को खाली कराने की नई रणनीति बनाई है। इजराइल अब ऐसे हथियारों को लॉन्च कर रहा है जिससे मामूली धमाके होंगे और आग लगेगी। इजराइल ने अब थर्मल बलून्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोशिश है कि दहशत की वजह से लोग गांव खाली कर दें। थर्मल बैलून हवा के साथ दिशा तय करते हैं। बैलून में विस्फोट या गैस भरी जा सकती है। जमीन पर जहां तहां बैलून गिरने से आग लगती है। थर्मल बैलून्स बेहद सस्ते हथियार हैं। इससे बड़े इलाके में तबाही हो सकती है। जंगल और कई इलाकों में आग लग सकती है। इजराइल का मकसद गांव खाली कराना है। इजराइल ने फ्रॉन शहर पर हमला किया। फ्रॉन को पायलट जोन के तौर पर चुना गया था। समझौते के तहत हिजबुल्ला को इलाका खाली करना था। इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,247 हो गई है और 12,195 लोग घायल हुए। और यूक्रेन ने पिछले साल रूस की अर्थव्यवस्था को बेहद कमजोर करने का मिशन शुरू किया था।
रूस ने 2025 में तेल संकट की सुनामी को तो संभाल लिया था, लेकिन अब 2026 में हालात फिर बेकाबू होते जा रहे हैं। यूक्रेन के सीरियल अटैक्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रूस में फिर तेल की भारी किल्लत है। पुतिन को तेल और गैस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अभी करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता ही कम हुई है। यूक्रेन का मकसद इसे 50% तक ले जाना है। यूक्रेन ने फिर 2 बड़ी रिफाइनरीज को निशाना बनाया है और यह संदेश दे दिया है कि पुतिन का बातचीत की टेबल पर जल्द आना ही रूस को मुसीबत से उबार सकता है।